चलिए स्टूडेंट्स, मैथ्स 1 के चैप्टर्स के बारे में थोड़ा सा डिस्कशन कर लेते हैं। अगर आप देखेंगे तो आपको मैथ्स 1 में कुल 6 चैप्टर दिखाई देंगे। ये देखिए, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा और छठवां, ये 6 चैप्टर मैथ्स 1 में हैं। इसमें से अगर आप देखो तो पिछले साल ये चौथा और छठवां क्वेश्चन चैप्टर कट कर दिया था। ये चौथा चैप्टर भी कट था और छठवां भी कट कर, तो 6 में से 2 चैप्टर कट हो गए थे। तो केवल हमें कितने चैप्टर्स पढ़ने थे? 1, 2, 3 और ये पांचवा लेके 4 चैप्टर पढ़ना था। तो अभी भी हम मान के चल रहे हैं कि इस साल भी वो कट ही रहेगा। अगर बाद में गवर्नमेंट बोलती है नहीं नहीं पढ़ना है तो पढ़ लेंगे, लेकिन अभी हम इसको मान के चलते हैं कि क्योंकि कोरोना पिछले साल भी था, इस साल भी है, तो मान के चलते हैं कि कट ही रहेगा। तो इसके लिए अभी वो चैप्टर्स हम नहीं पढ़ रहे हैं। तो हमें कितने चैप्टर्स पढ़ रहे हैं इसमें? पहला, दूसरा, तीसरा और पांचवा। उसमें से अगर आप देखो तो आप तीसरा और पांचवा पढ़ चुके हो। 2 चैप्टर आपका निकल चुका है। अब 2 चैप्टर आपको और पढ़ने हैं, ये पहला और दूसरा। तभी मैं स्टार्ट करने चल रहा हूं पहला चैप्टर, 2 चरांकों वाले रेखीय समीकरण। तो अगर आप देखेंगे ये पहला चैप्टर पहला चैप्टर है 2 चरांकों वाले रेखीय समीकरण। इसमें आपको सीखना क्या है? 2 चरांकों वाला जो रेखीय समीकरण है उसको हल करने की विधियां सीखनी है। उसमें 2 विधियां आपको यहाँ पे सीखनी है, आलेख विधि और क्रैमर का नियम। और 2 चरांकों वाले रेखीय समीकरण में रूपांतरण करने योग्य समीकरण और युगपत रेखीय समीकरण का उपयोजन मतलब उपयोग। अब इसमें अगर आप ध्यान दो तो 2 चरांकों वाला रेखीय समीकरण है क्या, पहले उस पर डिस्कशन कर लेते हैं। तो यहाँ देखिए प्रकरण 1, 2 चरांकों वाले रेखीय समीकरण। इसमें अगर आप देखोगे तो है क्या, हेडिंग डाला मैंने 2 चरांकों वाले रेखीय समीकरण। जिस समीकरण में 2 चरांकों का उपयोग किया जाता है और चरांक वाले प्रत्येक पद का घात 1 हो, उसे 2 चरांकों वाला रेखीय समीकरण कहते हैं। अब देखिए क्या क्या है। पहला तो समीकरण में कितने चरांकों का उपयोग होना चाहिए? 2 चरांकों का। अब आप ये सोच रहे होंगे कि यार ये तो कभी पढ़ा है मैंने। बिल्कुल पढ़ा है आपने। 9th में आपने जो चैप्टर पढ़ा था मैथ्स 1 में, लास्ट वाला चैप्टर वो यही था। बस नाम उसमें था युगपत रेखीय समीकरण, और यहाँ पे युगपत की जगह उसने 2 चरांकों बोला। 2 चरांकों का मतलब वही होता है युगपत। तो ये जो मैं आपको कराने चल रहा हूँ ये आप पढ़ चुके हो, और वो जब पढ़ रहे थे तो मैंने बोला भी था कि इसको बहुत अच्छे से पढ़ो, क्योंकि ये चीज सेम आपको फिर से 10th में मिलेगी। देखो मिल गई आपको। तो इसमें क्या होता है कि इसमें कितने चरांकों का उपयोग होता है? 2 चरांकों। चरांकों मतलब क्या हुआ? 2 अक्षर का उपयोग रहेगा। और जो 2 चरांकों का उपयोग किया जाता है उसमें चरांक का जो घात होना चाहिए वो 1 होना चाहिए। चरांक का घातांक 1 होना चाहिए, दोनों चरांकों का घातांक 1 होना चाहिए। तो उसे हम 2 चरांक वाला रेखीय समीकरण कहते हैं। अब जैसे इसका सामान्य रूप क्या है, तो अगर देखोगे तो इसका सामान्य रूप जो होता है वो ऐसा है। इसको आप देख लो, इसको याद कर लो। ये 2 चरांक वाले रेखीय समीकरण का सामान्य रूप है ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0। इसमें a, b और c की जगह संख्या रहेगी। यहाँ देखो बोला है जिसमें a, b, c वास्तविक संख्याएं हैं, मतलब a, b और c की जगह पे संख्या रहेगी। अब बचा x और y वो चरांक है। अब देखो यहाँ लिखा है संख्याएं हैं, और a और b का मान 0 नहीं हो सकता। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जो a और b है इसका मान कभी भी 0 नहीं होना चाहिए। अब आप बोलो कि ऐसा क्यों 0 नहीं होना चाहिए? अभी तो आप बोल रहे हो कोई भी संख्या चलेगी। हाँ, कोई भी संख्या चलेगी, लेकिन 0 नहीं चलेगा। c की जगह 0 चलेगा, लेकिन a और b की जगह पे जो x के सामने जो संख्या रहेगी और y के सामने जो संख्या रहेगी वो कभी भी 0 नहीं होनी चाहिए। क्योंकि अगर वो 0 हो गई, जैसे मान लो अगर मैं बोलूँ x के सामने वाला 0 हो गया तो ये पार्ट 0 हो जाएगा। तब ये 2 चरांक वाला समीकरण कहाँ रहा? तब तो ये 1 चरांक वाला समीकरण हो गया। इसीलिए कभी भी x के सामने और y के सामने वाली संख्या 0 नहीं हो सकती। c की जगह आप 0 ले सकते। तो जैसे यहाँ पे देखो उदाहरण भी दिया हुआ है 2x प्लस 3y इक्वल टू 8। अब आप बोलो नहीं इसमें तो c आगे है इसमें पीछे है, तो देखो ये दोनों ऐसा भी लिख सकते हो ऐसा भी लिख सकते हो। अगर 8 को आप इस तरफ लोगे तो 2x प्लस 3y ये आके इधर -8 हो जाएगा, तो इक्वल टू 0 इसके तरीके से ही बन जाएगा।
ये इसके तरीके से देखो, ये दिख रहा है आपको 3x माइनस 4y प्लस 12 इक्वल टू 0। तो ये भी दो चरांक वाला रेखीय समीकरण है, ये भी दो चरांक वाला रेखीय समीकरण है। कैसे पता चलेगा दो चरांक वाला रेखीय समीकरण है? क्योंकि यहाँ पर दो चरांक का उपयोग किया गया। देखिए x और y दो चरांकों का उपयोग किया गया, और यहाँ x का घात भी एक छिपा हुआ है और y का घात भी एक छिपा हुआ है। इसमें भी देखो दो चरांक x और y का प्रयोग किया गया। यहाँ x का घात एक छिपा हुआ, y का घात एक छिपा हुआ है। अब यहाँ पे लिखा है पेज 1 की कृति होमवर्क है। मतलब यहाँ मैं समझा देता हूँ पेज 1 की कृति क्या है। ये देखिए कृति है, निम्नलिखित सारणी को पूर्ण कीजिए। पेज नंबर 1 पर टेक्स्ट बुक में है। तो ये अगर आप देखेंगे तो इसमें पूछा है कि ये जो समीकरण दिया गया है, ये समीकरण दो चरांकों वाला रेखीय समीकरण है या नहीं है। ये जो समीकरण दिया गया है दो चरांकों वाला रेखीय समीकरण है कि नहीं, ये पहचान करना है। तो यहाँ देखते हैं, इसमें दो चरांक m और n, दो चरांकों का उपयोग किया गया, और m की घात भी एक छिपा हुआ है और n का घात भी एक, m का घात भी एक है, n का घात भी एक है। तो यहाँ दो चरांक है और चरांकों का घातांक एक है, इसलिए यह दो चरांक वाला रेखीय समीकरण है। देखो यहाँ है लिखा हुआ है। इसमें देखेंगे तो दो चरांक तो है x और y, दो चरांक तो प्रयोग किया गया, लेकिन चरांक का घातांक यहाँ एक नहीं है बल्कि दो है, जबकि चरांक का घातांक कितना होना चाहिए, एक होना चाहिए। तो यह दो चरांक वाला रेखीय समीकरण नहीं है। इसमें देखेंगे तो x और y दो चरांक है, x का घात भी एक, y का घात भी एक। तो दो चरांकों का उपयोग किया गया, दोनों का घातांक एक है, इसलिए यह दो चरांकों वाला रेखीय समीकरण है। अब आप बोलो सर ये जो √2 √5 लिखा है इसका क्या मतलब? इधर तो कोई भी संख्या चलेगी ना, केवल जीरो यहाँ ये दोनों जगह पे जीरो नहीं होना चाहिए, बाकी कोई भी संख्या रहे, करनी में रहे, दशमलव में रहे, बट्टे में रहे, उससे कोई फर्क नहीं। अब इधर देखिए 0x प्लस 6y माइनस 3 इक्वल टू 0, यह दो चरांक वाला रेखीय समीकरण नहीं है। क्यों? क्योंकि x के सामने जीरो हो गया, जबकि बताया गया था x के सामने वाली संख्या और y के सामने वाली संख्या ये जीरो नहीं चलेगा। तो यहाँ x के सामने की संख्या जीरो हो गई, मतलब ये पार्ट ही पूरा जीरो हो गया। तो ये तो दो चरांक बचा नहीं, यहाँ पे तो एक ही चरांक बचेगा। दिख रहा है आपको दो चरांक, घातांक भी एक दिख रहा है, लेकिन ये तो जीरो हो चुका है ना, क्योंकि जीरो का x में गुणा होगा तो जीरो हो जाएगा ना। ये केवल एक चरांक वाला रेखीय समीकरण है, दो चरांक वाला रेखीय समीकरण नहीं है। सेम तरीके से यहाँ देखेंगे तो y का गुणांक देखो जीरो है, y के सामने भी जीरो नहीं होना चाहिए। तो अब इसमें a वाला पार्ट जीरो हो गया, तो यह भी दो चरांक वाला रेखीय समीकरण नहीं है, क्योंकि x के सामने और y के सामने कभी भी जीरो नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट देखेंगे 4/x प्लस 5/y इक्वल टू 4। अब आपको ये दिख रहा होगा कि ये तो दो चरांक है और x का घातांक एक भी है। नहीं भाई, x का घातांक एक यहाँ बट्टे में है, अगर ये ऊपर जाएगा तो x का घातांक -1 हो जाएगा। ये देखो अगर ये 4 है ना, अगर इसको ऊपर लेके जाएंगे तो ऐसा हो जाएगा 4, ये देखो x ऊपर जाएगा, x का घात एक है ना, यहाँ नीचे ऊपर जाके x का घात -1 हो जाएगा, प्लस 5, ऐसे y का घात नीचे एक घात है, ऊपर जाएगा तो -1 हो जाएगा। तो चरांक तो दो है, लेकिन घातांक उसका एक होना चाहिए, एक नहीं है बल्कि -1 है, इसलिए ये दो चरांक वाला रेखीय समीकरण नहीं है। यहाँ पे देखेंगे तो दो चरांक है, देखिए x और y, आपको यहाँ पे दो चरांक दिख रहा है ना, x और y, और x का घात एक है, y का घात भी एक है। ये थोड़ा कंफ्यूजन है, जरा ध्यान से समझना। यहाँ पे x का घात एक, y का घात एक, y का घात एक, तो आपको लगेगा ये तो दो चरांक वाला रेखीय समीकरण नहीं है। ये भाई है, आपको लग रहा होगा है, लेकिन नहीं है। क्यों? क्योंकि ये देखो इसमें एक गुणा के रूप में ये चरांक लिखा हुआ है। जब ये गुणा के रूप में है तो इसकी घातों को यहाँ जोड़ा जाएगा, एक और एक। यहाँ चरांक की घात कितनी है? 2 है। आपको यहाँ ये जो चरांक होता है ना, अगर एक गुणा के रूप में लिखा गया है तो उसका घातांक आपने 9th में पढ़ा था, चरांक का घातांक बहुपद में। तो यहाँ पे चरांक का घातांक एक नहीं माना जाएगा, बल्कि उसमें जितने चरांक रहते हैं सबकी घातों को जोड़ा जाता है। तो यहाँ एक और एक जोड़ेंगे तो 2, मतलब यहाँ पे चरांक का घातांक 2 है, यहाँ 1 है लेकिन यहाँ 2 है। तो यह दो चरांक वाला रेखीय समीकरण नहीं है। ये आपको पहचानना था, एग्जाम में आता है ऐसा, 1 नंबर के क्वेश्चन में, कि ये जो दिया गया समीकरण है ये दो चरांक वाला रेखीय समीकरण है कि नहीं। अब देखिए पेज नंबर 2 पे मैं आ गया, पेज 1 का कृति हो गया, पेज 2। पेज 2 में ये जो उदाहरण दिया गया, देखो उदाहरण 1, ये दो विधियों से सॉल्व किया गया, विधि 1 विधि 2, लेकिन ये पूरा उदाहरण एक कट है। देखो ये दोनों विधि से उदाहरण कट है। अब आप बोलोगे है क्या?
आपने 9th में पढ़ा था गुणांक समान करने की निश्चय पद्धति। ये विधि 1 है गुणांक समान करने की निश्चय पद्धति, और ये विधि 2 है मान रखने की निश्चय पद्धति। तो आपने दोनों पद्धति 9th में सीखा था, इसलिए यहाँ 10th में इसको अभी कट किया गया है। उसके बाद आप आएंगे उदाहरण 2। ये आपका बॉक्स टाइप का क्वेश्चन है, ये भी गुणांक समान करने की निश्चय पद्धति से किया गया, लेकिन ये भी देखो कट है, तो ये भी नहीं पढ़ना है। अब हम आएंगे उदाहरण 3, और उदाहरण 3 के लिए आप यहाँ देखो युगपत रेखी समीकरण। तो वही है युगपत रेखी समीकरण, देखो अभी आया ना 9th का। जब हम 2 चरांक वाले 2 रेखी समीकरणों को एक ही समय पर विचार करते हैं तब उन समीकरणों को युगपत रेखी समीकरण कहते हैं। यहाँ पे जरा युगपत यहाँ लगा लीजिए भाई, रेखी मतलब 2 चरांक होना चाहिए और 2 समीकरण होना चाहिए, तब जाकर के वो युगपत रेखी समीकरण कहलाएगा। 2 चरांक वाला 2 रेखी समीकरण जब लेके एक साथ सॉल्व करते हैं तो उसको हम युगपत रेखी समीकरण कहते हैं। अब इसको हल करने की विधियां कितनी है, बहुत बहुत अच्छा पॉइंट है। देखिए युगपत समीकरण हल करने की विधियां, इसकी 5 विधियां हैं। वैसे तो आगे चल के और भी पढ़ने वाले, लेकिन अभी आपको 5 विधियां यहीं पे सीखने को मिल जाएंगी। पहली विधि क्या है, गुणांक समान करने की पद्धति। दूसरी क्या है, मान रखने की पद्धति। तीसरी क्या है, आलेख पद्धति। चौथी क्या है, क्रैमर की पद्धति। पांचवी क्या है, कैंची पद्धति। ये इतनी पद्धतियां हैं। इसमें से अगर आप देखोगे तो जो पहली और दूसरी विधि है, गुणांक समान करने की पद्धति और मान रखने की पद्धति, ये दोनों आप 9th में सीख चुके हो, तो दोबारा आपको सीखने की जरूरत नहीं है। अब हम यहाँ पे क्या सीखेंगे, तीसरी पद्धति सीखेंगे, आलेख पद्धति। चौथी सीखेंगे क्रैमर की पद्धति, और 5वीं सीखेंगे कैंची पद्धति। तो ये इतनी चीजें हम यहाँ पे सीखेंगे। अब अगर हम चलें तो हम सबसे पहले आपको सिखाने चल रहे हैं कि कैंची पद्धति अगर है तो कैंची पद्धति से कैसे हम 2 चरांक वाले रेखी समीकरण को हल करते हैं। तो यहाँ पे मैं लिखने चल रहा हूं कैंची पद्धति या कैंची विधि। चलो अभी हेडिंग डालता हूं मैं, कैंची पद्धति। तो कैंची पद्धति में आपको क्या करना है, जरा देखिए। ये ऐसा रहेगा, एक समीकरण ऐसा रहेगा ax प्लस, ध्यान से देखिए, ax प्लस by इक्वल टू c1, और दूसरा रहेगा bx प्लस ay इक्वल टू c2। ऐसा 2 समीकरण रहेगा और इसको हल करना रहेगा। अगर इसको मैं आपको बोलूं तो आप गुणांक समान करने की निश्चय पद्धति से हल कीजिए, आप कर लोगे। मैं बोलूं मान रखने की निश्चय पद्धति से कर लो, आप कर लोगे। लेकिन यहाँ पे जो है ना पद्धति हम जो पढ़ाने जा रहे हैं वो कैंची विधि। तो कैंची विधि में क्या होता है, वास्तव में कैंची विधि से सारे प्रश्नों को हल नहीं किया जा सकता है। कैंची विधि से कौन से प्रश्नों को हल किया जा सकता है वो मैं आपको बता रहा हूँ। वहां एग्जाम में लिख के नहीं आएगा कैंची पद्धति से हल करो, बल्कि आपको पहचानना पड़ेगा कि ये कौन सी पद्धति से हल किया जा सकता है। अगर आप यहाँ पे देखोगे तो कैंची पद्धति जो है वह आपकी कब लागू होती है, ध्यान से देखना। इसमें x और y है, इसमें भी x और y है। यहाँ पे पहले वाले समीकरण का x का गुणांक जितना रहेगा उतना ही दूसरे वाले समीकरण के y का गुणांक रहेगा। ये देखिए, ये देखिए, ये है आपका, सॉरी एक मिनट, यहाँ थोड़ा बड़े में लिखता हूं तो आपको समझाता हूं। ax प्लस by इक्वल टू c1, bx प्लस ay इक्वल टू c2। हाँ चलिए, ये देखिए x का गुणांक यहाँ पहले समीकरण के x का गुणांक दूसरे समीकरण के y के गुणांक के बराबर है। पहले वाले के x के सामने जो संख्या रहेगी वही दूसरे समीकरण में y के सामने रहेगी, और इसमें पहले वाले में जो y की संख्या रहेगी वो दूसरे वाले में x की संख्या रहेगी। ये देखिए, ये भाई ये है। अगर आप ध्यान से देखो तो इधर देखिए क्रॉस में ऐसा ए है और यहाँ ऐसे बी है। पहले समीकरण के x का गुणांक दूसरे समीकरण के y के गुणांक के समान रहेगा, और पहले समीकरण के y का गुणांक दूसरे समीकरण के x के गुणांक के समान रहेगा, तब वहां पे कैंची विधि का उपयोग करते हैं। तो ऐसा जब समीकरण है तो यहां लिखेंगे जब
पहले समीकरण के x का गुणांक दूसरे समीकरण के y के गुणांक के बराबर हो तथा पहले समीकरण के y का गुणांक दूसरे समीकरण के x के गुणांक के बराबर हो तो इस विधि का उपयोग कर सकते हैं। मतलब ये ऐसा रहेगा तभी इस विधि का उपयोग कर सकते हैं, नहीं तो नहीं कर सकते हैं। इसमें करना क्या है, तो इसमें क्या क्या करना हो देखिए। तरीका क्या है, पहला पॉइंट है दोनों समीकरणों को जोड़ो तथा समीकरण 3 प्राप्त करो। ये पहला काम है। दूसरा, पहले एक बार दोनों समीकरणों को जोड़ो तथा समीकरण 3 प्राप्त करो। दूसरा क्या है, दोनों समीकरणों को घटाओ तथा समीकरण 4 प्राप्त करो। पहले एक बार दोनों समीकरणों को जोड़ो और समीकरण 3 प्राप्त करो, फिर दोनों समीकरणों को घटाओ और समीकरण 4 प्राप्त करो। अब इस तरीके से आपको एक समीकरण 3 मिल गया, समीकरण 4 मिल गया। तब हम क्या करेंगे, अब समीकरण 3 और 4, अब ये तो इससे हमें समीकरण एक बार जोड़ेंगे एक बार घटाएंगे तो हमें x प्लस वाई या x माइनस वाई मिलेगा। आप यहाँ पे लिख सकते हैं इस प्रकार x प्लस वाई तथा x माइनस वाई के मान वाले समीकरण प्राप्त होंगे। अब कभी कभी क्या होता है ना, आपको जो क्वेश्चन आता है उसमें पूछता है कि ये दो समीकरण दिए गए हैं, इससे आप x प्लस वाई का मान ज्ञात करो, या बोलेगा ऐसा दो समीकरण दिया गया आप इससे x माइनस वाई का मान ज्ञात करो। तो आप ऐसा जोड़ के या घटा के x प्लस वाई या x माइनस वाई का मान वहां पे ज्ञात कर सकते हैं। अब चौथा पॉइंट है, फिर जो समीकरण 3 और 4 है, समीकरण 3 तथा 4 को जोड़ो। अब फिर से समीकरण 3 तथा 4 को जोड़ो तथा x और y का मान ज्ञात करो। अब उसको समीकरण 3 और 4 को फिर से जोड़ेंगे और x और y का मान ज्ञात करेंगे। तो क्या क्या करना है, ये जो दो समीकरण दिया गया पहले उसको जोड़ो, समीकरण 3 बनाओ उसको, वहां से आपको x प्लस वाई मिल जाएगा। फिर उसको घटाओ तो समीकरण 4 प्राप्त हो गया, उससे x माइनस वाई मिल गया। हो सकता है कि आपको जोड़ने पे x माइनस वाई मिल जाए, घटाने पे x प्लस वाई मिल जाए, पर ये दोनों काम करने से ये x प्लस वाई और x माइनस वाई में आपको दो समीकरण और मिलेगा, जिसको समीकरण 3 और 4 नाम देंगे। इसको 1 और 2 तो नाम दिए ही थे, इसको 3 और 4 नाम देंगे। फिर समीकरण 3 और 4 को फिर से जोड़ेंगे तो आप वहां पे x और y का मान निकाल सकते हैं। तो ये तो तरीका हो गया कैंची पद्धति का। अब क्वेश्चन आता है कि इसको हल कैसे करेंगे। तो आप देखेंगे आपके यहां दिया गया है उदाहरण पेज 3 पे उदाहरण 3 ये करना है। पेज इसको नोट आउट कर लीजिए कि ये पेज 3 पे जो उदाहरण 3 है आपको इसको करना है, इसको हल करना है। ये कैंची विधि से देखो हल किया गया है। ये मैं आपके लिए छोड़ देता हूं कि आप खुद से करेंगे।
उसके बाद तब आप आएंगे प्रश्न संग्रह में। प्रश्न संग्रह 1.1 आप खुश हो जाएंगे। प्रश्न संग्रह 1.1 का पहला क्वेश्चन कट है, ये बॉक्स टाइप का क्वेश्चन है, पूरा कट है। उसके बाद प्रश्न 2 में आएंगे तो प्रश्न 2 में कुल 8 प्रश्न हैं, उसमें से 1 से लेकर 6 तक ही कट है। अब आप बोलेंगे क्यों कट है? क्योंकि ये आप या तो गुणांक समान करने की पद्धति से कर सकते हो या मान रखने की पद्धति से कर सकते हो, और ये आपका 9th में आप पढ़ चुके हो। तब हम 7वां और 8वां एक कैंची विधि से है, तो ये हमें करना है। केवल 6 तक कट है, प्रश्न 2 का 7वां और 8वां करना है। तो मैं डायरेक्ट यहाँ पे लिखूंगा प्रश्न संग्रह सॉरी यार, अभी मेरे माइंड में वो मैथ्स 2 ही चल रहा है भाई, मैथ्स 2 नहीं, मैथ्स 1 है। प्रश्न संग्रह 1.1 है, ये देखिए, ये प्रश्न संग्रह 1.1। इसका प्रश्न 1 करना नहीं है, प्रश्न 2 का 7वां और 8वां हमें करना है। तो यहाँ पे मैं 7वां क्वेश्चन लिखता हूं। 7वां पहले यहां लिखूंगा प्रश्न 2 का 7वां। क्या करना है? हल कीजिए। इसमें क्या करना है आपको? हल कीजिए। अब ये समीकरण लिख देता हूं, 99x प्लस 101y बराबर 499, ये पहला समीकरण है। और दूसरा है 101x प्लस 99y बराबर 501, ये दूसरा समीकरण। इसको हमें क्या करना है? इसको हल करना है। चलिए यहाँ पे मैं लिखता हूं हल। ये तो क्वेश्चन था, इसको हल करना है। अब आप बोलो एक क्वेश्चन आपके माइंड में आएगा कि पहले यहाँ लिख देता हूं, ये हमारा 1.1 प्रश्न संग्रह 1.1। अब इसमें एक क्वेश्चन आता है कि सर इसको हम क्या मान रखने की पद्धति और गुणांक समान करने की पद्धति से हल कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं, आप उससे भी इसको कर सकते हो, पर इजी पड़ेगा। ये जो कैंची विधि है ये हमें इजी पड़ेगा। इसमें क्या करते हैं, पहले ये दोनों समीकरण लिख लो यहाँ पे, 99x प्लस 101y बराबर 499, और दूसरा है ये पहला समीकरण यहाँ, और दूसरा है 101x प्लस 99y बराबर 501, ये समीकरण। तो इसको हल करने के लिए मैंने क्या बताया आपको, एक बार आप लिखेंगे समीकरण 1 तथा 2 को जोड़ने पर। तो समीकरण 1 तथा 2 को जोड़ने पर पहले समीकरण 1 लिखेंगे, 99x प्लस 101y बराबर 499, उसके नीचे समीकरण 2 लिखेंगे, 100y बराबर 501। ये देखो दोनों समीकरण मैंने लिख दिया। इसको जोड़ने पे, आप जानते हैं जोड़ने पे चिन्ह बदलता नहीं है। अब एक क्वेश्चन आपके माइंड में आ रहा होगा कि यहाँ पे कैंची विधि क्यों लगाया। ये देखिए यहाँ पे क्रॉस में इधर x का गुणांक इसके y के गुणांक के समान है, देखो 99, और इसका y का गुणांक इसके x के गुणांक के समान है, देखो 101। इधर क्रॉस में संख्याएं समान है 99, इधर क्रॉस में समान है 101। तो यहाँ कैंची विधि का यूज करेंगे। चलिए जोड़ते हैं, 99 में 101 जोड़ दो, बराबर है। अब यहां ध्यान दो, जोड़ते समय की गलती मत करो। 99 में 101 जोड़ेंगे तो आएगा 200, 101 में फिर 99 जोड़ेंगे, ये देखो 99x प्लस 101x कितना हो जाएगा 200x। ऐसे 101y 99y 200y, और 501 में 499 जोड़ेंगे तो 1000। अब अगर आप देखो तो सब में 200 का भाग जाएगा, तो यहाँ पे लिख देंगे 200 से भाग देने पर। तो 200 से चलिए मैं भाग दे देता हूं यहाँ पे, 200x में भी 200 का भाग, प्लस 200y में भी 200 का भाग, और 1000 है तो उसमें भी आप 200 का भाग दे देंगे। अब यहाँ देखिए 200 कट जाएगा तो x आएगा, यहाँ 200 कट जाएगा तो y आएगा, और यहाँ देखो 200 का इसमें भाग देंगे तो कैसे, इधर में भाग देके दिखाता हूँ। 1000 में 200 का भाग, ये 0 से कट गया, 0 से कट गया, 10/2, 2 बचे 10, 5 आएगा, तो यहाँ आ गया 5। ये समीकरण 3। तो अभी क्या बोला था, यहाँ देखो दोनों समीकरणों को जोड़ो तथा समीकरण 3 प्राप्त करो। यहाँ देखो मैंने समीकरण 1 तथा 2 को जोड़ने पर जोड़ दिया,
और जोड़ के मैंने समीकरण 3 प्राप्त किया। इससे मैंने देखो लिखा था कि x प्लस वाई में समीकरण प्राप्त होगा। देखो x प्लस वाई में समीकरण प्राप्त हो गया। अब एक बार अगला क्या है, दोनों समीकरणों को घटाओ और समीकरण 4 प्राप्त करो। चलिए, समीकरण 1 तथा 2 को घटाने पर, अब ये दोनों समीकरण फिर लिखूंगा मैं, उसको घटाऊंगा। ये हमारा है 99x प्लस 101y बराबर 499। इसके नीचे समीकरण 2, 101x प्लस 99y बराबर 501। ये हमारा हो गया। अब जब घटाते हैं तो आपने गुणांक समान करने की विधि पढ़ा है कि जब घटाते हैं तो नीचे का चिन्ह बदलता है। यहाँ देखो प्लस चिन्ह छिपा हुआ तो ये माइनस हो जाएगा, यहाँ प्लस है तो ये माइनस हो जाएगा, यहाँ पे प्लस छिपा हुआ तो ये माइनस हो जाएगा। अब ध्यान से समझना, ये 99x के सामने प्लस है और 101x के सामने माइनस हो चुका है, तो इसके सामने प्लस इसके सामने माइनस तो घट जाएगा। 101 में 99 घटाएंगे तो 2x, और बड़ी संख्या 101 है उसके सामने माइनस है तो माइनस। ऐसे ही ये वाले 101y के सामने प्लस है, ये 99y के सामने प्लस नहीं रह गया, इसका चिन्ह माइनस हो चुका है। ये ऊपर वाला 101 का तो प्लस है, लेकिन नीचे वाला जो 99y उसका प्लस नहीं, वो बदल के माइनस हो चुका है। तो इसका मतलब इसके सामने प्लस इसके सामने माइनस, तो घटाएंगे और बड़ी संख्या का चिन्ह लगाएंगे। 101 में 99 घटाएंगे तो 2y, और बड़ी वाली संख्या के सामने प्लस है तो प्लस। सेम चीज यहाँ देखो, 499 के सामने प्लस है, 501 के सामने माइनस है, तो प्लस और माइनस घटता है बड़ी संख्या का चिन्ह। 501 में 499 घटाएंगे 2, और बड़ी संख्या के सामने माइनस। अब आप चाहे तो यहाँ 2 से भाग दे दो, चाहे -2 से भाग दे दो। यहाँ देखो मैंने लिखना भूल गया, यहाँ लिख दूं 200 से भाग देने पर। अब यहाँ पे मैं लिखूंगा -2 से भाग दे दो चाहे 2 से। चलो मैं -2 से देता हूं। ये -2 का भाग, यहाँ पे भी -2 का भाग, यहाँ पे भी। सब में क्यों दूंगा -2 से, क्योंकि सब -2 से कट जाएंगे। आप बोलो 2 चाहो तो आप 2 से भी दे सकते हो। -2 से भाग देने पर। अब चलिए देखिए, यहाँ ये -2 कट जाएगा, ये x आएगा। यहाँ देखिए माइनस माइनस कट जाएगा और 2 1 के 2 तो x आएगा। यहाँ प्लस और माइनस का भाग माइनस, और ये भी 2 कट जाएगा y, और यहाँ माइनस माइनस कट जाएगा, 2 1 के 2 1। समीकरण 4। तो क्या बोला था कि दोनों समीकरणों को घटाओ तथा समीकरण 4 प्राप्त करो। देखो दोनों समीकरणों को घटाने पे समीकरण 4 प्राप्त किया, और इससे हमें x माइनस वाई में समीकरण मिल गया। तो एक x प्लस वाई में समीकरण मिलता है और एक हमें x माइनस वाई में समीकरण मिलता है। फिर क्या करेंगे, इस प्रकार जो समीकरण प्राप्त होता है उस समीकरण 3 और 4 को जोड़ो। चलिए अब समीकरण 3 और 4 को जोड़ो। समीकरण 3 तथा 4 को जोड़ने पर, अब पहले समीकरण 3 लिखूंगा, x प्लस वाई बराबर 5। उसके नीचे समीकरण 4 लिखूंगा, x माइनस वाई बराबर 1। अब यहां देखिए, ये प्लस वाई ये माइनस वाई, तो वाई वाई कट जाएगा, और ये प्लस प्लस x के सामने भी प्लस वाई के सामने भी प्लस, तो प्लस प्लस जुड़ जाएगा 2x। अब एक क्वेश्चन आपके माइंड में आ रहा है, यहाँ चिन्ह क्यों नहीं बदले? क्योंकि जब जोड़ने पर लिखते हैं ना, ये देखो जोड़ने पर लिखा तो चिन्ह नहीं बदलेंगे, जोड़ने पर लिखा तो चिन्ह नहीं बदलेंगे, जब घटाने पर लिखेंगे तो चिन्ह बदलेंगे। तो यहाँ x के सामने प्लस, x के सामने प्लस, तो x और x एक x जुड़ के 2x हो जाएगा, और यहाँ y के सामने प्लस, y के सामने माइनस, तो y y कट जाएगा, और ये 5 के सामने प्लस, 1 के सामने प्लस, तो 5 और 1 6 हो जाएगा। अब ये 2 बटे में आ जाएगा, x बराबर 6/2। अब इसको काटेंगे तो 2 3 6, x बराबर 3 आ जाएगा। अब x का मान आप चाहे समीकरण 1 में रखो, चाहे 2 में रखो, चाहे 3 में रखो, चाहे 4 में रखो, किसी में भी रख के आप y का मान निकाल सकते हो। पर बेस्ट यहाँ समीकरण 3 सबसे सिंपल दिख रहा है, तो मैं उसमें रखूंगा। आप चाहे तो किसी में भी रख सकते हो। x का मान समीकरण 3 में रखने पर, अब ये समीकरण 3 पहले मैं लिखूंगा, x प्लस वाई बराबर 5। इसमें x का मान देखो 3 है, तो मैं x को हटा के वहां 3 लिख दूंगा। ये देखो x को हटा के 3 लिख दिया। अब 3 का मैं उधर पक्षांतर करूंगा, ये +3 है, उधर जाके माइनस हो जाएगा। देखो ये +3 उधर जाके माइनस, ये डॉट है यहाँ इसलिए का निशान है, नहीं तो बोलोगे माइनस है, माइनस नहीं है। ये +3 उधर जाके माइनस हो जाएगा, 5 में से 3 जाएगा तो 2,
y का मान कितना आ गया 2। इस तरीके से हमारा समीकरण हल हो गया। x का मान 3, y का मान 2। तो उत्तर लिखेंगे x बराबर 3 तथा y बराबर 2 दिए गए समीकरणों का हल है। अब आपके लिए देखो यहां पे क्या क्या सीखने को मिला। इसमें आपको 3 टाइप का क्वेश्चन सीखने को मिला है। पहला, कभी आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा, ऐसा 2 समीकरण दे देगा और आपसे बोलेगा x प्लस वाई का मान ज्ञात करो। तो जब बोलेगा x प्लस वाई का मान ज्ञात करो तो हम ये दोनों जोड़ दिए, ये देखो यहाँ x प्लस वाई का मान मिल गया, यहीं पे क्वेश्चन खत्म। कभी वो बोलेगा कि आप ये दोनों समीकरण देके बोलेगा x माइनस वाई का मान ज्ञात करो, तब आप जोड़ोगे नहीं बल्कि तब आप ये घटाओगे तो आपको ये x माइनस वाई का मान मिल जाएगा। लेकिन कभी उल्टा भी हो सकता है, आपको जोड़ने पे x माइनस वाई मिले और घटाने पे x प्लस वाई मिल जाए, ऐसा भी हो सकता है, ऐसा भी क्वेश्चन में आ सकता है। लेकिन हाँ, जोड़ने या घटाने पे आपको या तो x प्लस वाई में समीकरण मिलेगा या x माइनस वाई में। लेकिन कभी आपको केवल यही दोनों पूछा है तो यहीं पे क्वेश्चन खत्म हो जाएगा। लेकिन अगर बोला हल करो, हल कीजिए, हल करो, तब आपको ये x और y का मान निकालना पड़ेगा। तब जो समीकरण 3 और 4 रहेगा उसको फिर से जोड़ो और ऐसे x और y का मान निकालो। आपको जैसा मैंने बताया कि इसमें उदाहरण है, ये उदाहरण आपका पेज नंबर 3 पर है। पेज नंबर 3 पे उदाहरण 3, ये भी कैंची विधि से कर सकते हैं। उसके बाद ये 8वां क्वेश्चन है पेज नंबर 5 पर, 8वां क्वेश्चन, ये भी कैंची विधि से आप कर सकते हैं। तो मैं इसका हल पूरा भेज दे रहा हूं, आप इसको समझ लीजिएगा।